Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. बेटा माय नेम इज अली हैदर एंड आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और पिछले 5 साल से मैं सीएसएस और पीएमएस की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको पता है एसटीओ का एग्जाम आया था। तो एसटीओ के एग्जाम में आपको पता है कि बिल्कुल ही उन्होंने कोई 10-15 दिन दिए थे ऐसे तैयार करने के लिए। ठीक है। तो हमने जो टॉपिक तैयार किए थे ये वाले टॉपिक तैयार किए थे। अब जिस बच्चे ने एसटीओ की तैयारी की थी ना उन 10 से 15 दिनों में, आप यकीन करें वो इतना कैपेबल था कि वो अपना पीएमएस का ऐसे भी लिख सकता था। तो आप जब इस सेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके पास 10 दिन है चाहे आपके पास 15 दिन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एफर्ट के साथ चलेंगे, अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो सिर्फ यही ऐसे नहीं बेटा, अगर आपने सीसीई का एग्जाम भी देना है ना तो वहां पे भी आप ऐसे क्रैक करके आओगे। अगर आपने पीएमएस का कोई भी किसी भी सूबे का पीएमएस का एग्जाम देना है तो आप वहां पे भी ऐसे क्रैक करके आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है जी आपसे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भाई आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये जो 10-15 दिन है ना इसमें आप अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी। अगर तो कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि आपका ऐसे निकल जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। और जो बच्चे कह रहे हैं सर वो उर्दू के लिए भी ऐसे है, तो बेटा यही आर्ग्यूमेंट है। क्या उर्दू में जाके कोई नए आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं? क्या वहां पे जाके आप कोई नई आउटलाइन देंगे? तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं आप उर्दू वाला भी टैकल कर लोगे इजीली। क्योंकि यही फैक्ट्स एंड फिगर, यही आर्ग्यूमेंट, सब कुछ यही चल रहा है। तो ये वो टॉपिक हैं जी जो हमने इस शॉर्ट से टाइम में कवर करने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली आप भी कहेंगे सर ये तो बड़ा सरप्राइजिंग चीज है कि हम इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे। यस, ये चल चैलेंजिंग। रहा है खाली को। तो आपको चैलेंज लेना चाहिए ना, एक चीज जो चैलेंजिंग है। तो डेफिनेटली हम 10 से 15 दिनों में ये करके दिखाएंगे। और हम करेंगे कैसे? मेरी बात को और से सुनिए। अ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बेटा, आप उनमें से ना बनिएगा। एसडीओ की बात बता रहा हूँ। बाद में बच्चों ने मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस शेयर किया कि बच्चों ने 15-15 हजार 20-20 हजार के बड़ी बड़ी अकेडमीज के सेशन ज्वाइन किए। और क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे लिखना था, आप में से हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिन्होंने कभी जिंदगी में ऐसे ना लिखा हो। अब फर्स्ट टाइम ऐसे लिखना था तो डेफिनेटली जब आपने फर्स्ट टाइम ऐसे लिखना होता है तो ऐसे राइटिंग एक स्किल है, एक दिन में नहीं आ जाएगी आपको। ठीक है। तो मैंने उस वक्त भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताई थी जो कि मेरे बच्चों ने उसको अडॉप्ट किया और उन्होंने अपना ऐसे क्लियर किया। जिन्होंने समझा नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह से तो ऐसे नहीं क्लियर होगा, वो फिर आज हमें ये बताते हैं कि सर उस टाइम पे मैंने फलां बंदे से 15 हजार का सेशन लिया लेकिन एक लफ्ज लिखना नहीं आया। तो बेटा वो प्रैक्टिकल अप्रोच पता क्या है? कभी आपने बचपन में लेटर और उसकी बॉडी की थी? क्यों जी? कभी लेटर और उसकी बॉडी की है बचपन में? हाँ जी, 10th में 12th में कभी की हो आपने? बेटा वही अप्रोच हम यहाँ पे करने वाले हैं। आज की क्लास ना, अभी अभी जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद ही, यार ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं। कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप कहेंगे सर मैं इजीली ऐसे क्रैक कर सकता हूँ। आज की क्लास से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो एसटीओ में बेटा ये वो टॉपिक था, लुक एट दिस। ये वो टॉपिक था जो मैंने 3 दफा करवाया था। 3 दफा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसके ऊपर एम्फसिस भी करूंगा इंशाल्लाह। हम जो टॉपिक करेंगे उनमें से एक आपके पेपर में लाजमी आएगा। तो चाहे आप कोऑपरेटिव के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बेटा किसी भी सीएसएस एसए के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो इजीली आपको ये सेशन हर ऐसे एग्जाम में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है। इसमें मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वो जो मुश्किल मुश्किल इंग्लिश वाला मटेरियल नहीं दूंगा, बड़ी आसान आसान सी वर्डिंग वाला मटेरियल दूंगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसे है। सबको नजर आ रहा है जी? स्क्रीन शो हो रही है ना सबके साथ? ये एक ऐसे है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर। मैं क्वेश्चन लूंगा बेटा, पहले मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, मैं आपको क्वेश्चन लूंगा। अच्छा, तो ये जो है ये वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर है। तो एसटीयू में मैंने 3 दफा ये टॉपिक करवाया था। 3 दफा। ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो हम टॉपिक करेंगे इसमें मुझे जो लगेगा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं एम्फोसिस करूंगा। अगर मुझे 2 से 3 दफा भी करवाना पड़ा तो हम करेंगे। मटेरियल भी इसका प्रोवाइड करूंगा, इसके फैक्ट्स एंड फिगर भी लिखवाऊंगा डेली, वो भी साथ साथ नोट करने हैं। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा फैक्ट्स एंड फिगर किस पैराग्राफ में पुट करना है। मैं जब कह रहा हूं कि हमने स्मार्ट टेक्निक्स के साथ चलना है तो इसका मतलब ये है कि हम एफर्ट भी करेंगे लेकिन एक स्मार्ट वे में एफर्ट करेंगे। ठीक है। तो अब जरा क्वेश्चन करें जी, जो बच्चा भी क्वेश्चन करना चाहता है। यस प्लीज। मैं विश।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मतलब हमने तो फर्स्ट टाइम ही ऐसे लिखने हैं। वो सलाम। रिटर्न एक्सप्रेशन या इंग्लिश हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या हम अपने पास से नहीं लिख सकते, हाँ सेल्फ जी, राइटिंग नहीं कर सकते। वेरी गुड पॉइंट। मैं भी इसने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम अपने पास से नहीं लिख सकते। ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है अगर आपको इस लेवल पे समझ आ जाए। क्योंकि एक अच्छा एक्सप्रेशन देने के लिए 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चीजें मेमोराइज करेंगे। और उन्हीं चीजों को अकॉर्डिंग, ज्यादातर चीज, बहुत सारी चीजें मेमोराइज नहीं करनी, थोड़ी सी चीजें मेमोराइज करनी है। और फिर उन चीजों को हमने मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और ये आपको आज की क्लास से आइडिया हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ करवाऊंगा, एक पैराग्राफ, 20+ टॉपिक्स के ऊपर वो एज इट इज फिट होगा। और आपने पता क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। मैं विश इतना तो कर सकती हो ना, क्या ख्याल है कि इतना भी नहीं हो सकता? हाँ, जी हो सकते इतना तो हैं। कर सकते हैं आप। अच्छा, इसी तरह से कंक्लूजन का एक पैराग्राफ करवाऊंगा, और वो भी आपका इसी तरह से 20+ टॉपिक्स के ऊपर एज इट इज फिट होगा यार। एक्सप्रेशन भी, इडियम्स भी, और ईच एंड एवरीथिंग आपको देख के पढ़ के वो लगेगा ही नहीं अननेचुरल है। बेटा मैंने खुद डेवलप किया हुआ। अच्छा, आपको जहां पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़नी है ना, वो है बॉडी पैराग्राफ। क्योंकि वो वेरी करते हैं। बॉडी पैराग्राफ की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम सीख सकते हैं, जैसा कि टॉपिक, सेंटेंस, फैक्ट्स एंड फिगर। लेकिन जहां पे कुछ कॉजेस और इम्पैक्ट्स, यानी कि जहां पे आपने रीजंस या एनालिसिस करना होता है, वहां पे हमें थोड़ा सा कुछ चीजों को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो भी सारा कुछ सिखाऊंगा इन 10 से 15 दिनों में। अगर मैंने क्यों कहा स्टार्ट में कि अगर आप इन 10 से 15 दिनों में, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जी हर क्लास की, मटीरियल भी मिलेगा। तो अगर आप इन 10 से 15 दिनों में थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो आप इजीली अपना कोई भी ऐसे होगा आप क्रैक कर लेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन करना चाहता है जी? एनीवन एल्स? यस प्लीज। कोई और? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं नमाज पढ़ रही थी तो मैंने सेशन को ना लेट ज्वाइन किया है। तो हम्म। सर प्लीज थोड़ा सा आपने जो अभी बताया थोड़ा सा प्लीज उसको रिपीट कर देंगे। अच्छा, मैंने ये कहा है कि बेटा हमने यहाँ पे स्मार्ट टेक्निक्स के साथ चलना है। जैसे आप बचपन में लेटर और उसकी बॉडी करते थे, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, अभी मैं जस्ट बातें कर रहा हूँ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, और मैंने ये बताया है कि हमने बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं। और इंशाल्लाह जब आप पेपर में जाके बैठेंगे तो एक टॉपिक ऐसा लाजमी होगा जो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, उसको परफॉर्म किया होगा। और आपकी चेकिंग भी होगी जी, इंशाल्लाह 4 क्लासेस के बाद, 4 डेज की क्लासेस के बाद, आज कल परसों और चौथ, इन 4 के बाद 5th डे आप अपना ऐसे लिख के लाओगे। देखना, अभी आपको लग रहा है ना नहीं सर इम्पॉसिबल है, तो 5th डे आप अपना ऐसे लिख के लाओगे, माई प्रॉमिस। ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो कर लो यार, नहीं तो फिर सर इसमें, हम्म, जी जी सर, आपने कहा कि 4 दिन बाद हम अपना ऐसे लिखेंगे, आप हमें मटीरियल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सर मतलब अगर हमें इशू आता है ऐसे लिखने में, तो उसमें ये आता है कि हमारे पास वोकैब इतनी अच्छी नहीं होती, हमारी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत होती हैं। उसके बाद हमें अगर मतलब गाइडलाइन में हम ऐसे की, तो कोई बंदा हमें कुछ कहता है, कोई डोंट वरी, ये सारी की कहता सारी है, तो हमें एड्रेस नहीं होगी। पता कि हमें अपनी ग्रामर किस तरह से लिखना है। अच्छा, आईफोन, ये सॉरी, आपका नाम लिखेंगे तो मुझे ज्यादा आपको नाम से बुलाऊंगा। जी तो सर, मेरा नाम रुखसाना है। मैं बहुत जल्दी में ज्वाइन किया ना, तो मैं अपना नाम नहीं लिख सकती। अच्छा रुखसाना बेटा, अभी मैं क्लास जब दूंगा तो उसके बाद दोबारा ये क्वेश्चन करना, इंशाल्लाह क्लास में आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। अच्छा जी, क्या नाम है जी? अजमत, रैंजन असमत, आई थिंक यही नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बस यही क्वेश्चन था कि सर हमें कभी कभार मतलब जिस एग्ज़ाम हमने देना होता है उसमें कभी कभार ना हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा होता है, ना हमारे दिमाग में कोई मतलब आ रहा होता है कि ना हम कुछ हो ऐसे टॉपिक्स मतलब जैसे बहुत छोटे बच्चों वाले लिखते हैं हम्म, लफ्ज। कोई बात तो नहीं। सर इस हाँ जी, ये वो आपका सेम ही क्वेश्चन है तो जैसे। यही बात, वो कैब वाली बात हाँ आ जी, गई हाँ ना। जी, ये सेम ही क्वेश्चन है। तो अभी 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 हम क्लास करते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो और याद रखें जी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सब, जितने भी बच्चे। और एक बात और जी, सिर्फ आज की हमारी क्लास आप लोगों के साथ ओपन है। फिर उसके बाद जो हमारा एक प्रोसीजर है वो आप फॉलो करेंगे। तो अभी हम क्लास की तरफ मूव करें जी, ठीक है। लेट अस लेट अस स्टार्ट द क्लास जी। ओके, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
चलिए जी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले एक काम करें। सबसे पहले अ, ये आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आपका हाथ तेज तेज चलना चाहिए। ओके शाबाश, क्विकली क्विकली यूं करके। ये पता, ये मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे फिट करने हैं, ये क्या चीज है। अभी मुझे, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद अभी आपने नोट करना है जी, क्विकली हाथ तेज चलाना है। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, नो इशू। स्क्रीनशॉट लेके रख लें जी इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट जी, जल्दी से बताएं क्विकली जी, शाबाश, क्योंकि मेरी आपकी बाद भी नेक्स्ट क्लासेस है। सबने ले लिया? ओके गुड। यस सर। ओके, अब बेटा मेरी बात को गौर से सुन लेना है, ठीक है, और साथ साथ अगर आप नोट करना चाहें तो आप करते रहिएगा। ये जो पीडीएफ है ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं कि डेफिनेटली अगर हमने ऐसे लिखना है, वो भी 1500 वर्ड्स का, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी स्किल्स, स्किल्स लाइक इंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस, सिंटेक्स, डेफिनेटली जो आपका डेवलप होता है बेसिक टू एडवांस ग्रामर के साथ। फिर डेफिनेटली आर्गुमेंटेशन है, ठीक है। हम इन तमाम चीजों का आज सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके देखिए, जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है, सबसे पहले देखिए एक एस्से का एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है। लुक एट दिस पे, एस्से का क्या होता है, एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है, ओके ऐसे ही। अब आप इसमें जो वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन के वर्ड्स देने हैं, क्योंकि आपका पैराग्राफ अगर आप सीएसएस के लिए जा रहे हैं तो फिर आप दें 250 वर्ड्स, 220 से लेके 250 तक, ठीक है। अगर आप पीएमएस के लिए जहां पे आपका 1500 वर्ड्स का ऐसे है, तो वहां पे आप लिखेंगे 120 से लेके 150 वर्ड्स, पहली बात, ठीक है। ओके, उसके बाद क्रंच पैराग्राफ्स होता है। अब आप कहेंगे सर क्रंच पैरा क्या होता है? तो बेटा क्रंच पैरा होता है जिसमें आप डेफिनेशन देते हो। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नहीं देते, ठीक है, डेफिनेशन देते हो टॉपिक का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हो, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इसमें। क्रंच पैरा में तीन चीजें हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सर ये जो जी सर ये जो क्रंच पैराग्राफ है ये थीसिस स्टेटमेंट को कहते हैं। ये वो डिफरेंट चीज है और ये क्रंच पैराग्राफ जो है ये डिफरेंट है। क्या कह रही है? सॉरी, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, प्लीज मुझे दोबारा से बताएंगे। जी जी सर सर मैं ये कह रही हूँ ये जो आपने क्रंच पैराग्राफ लिखा है तो ये एक्चुअली में थीसिस स्टेटमेंट ही होती है या थीसिस स्टेटमेंट एक सेपरेट चीज है और ये जो पैराग्राफ है ये एक सेपरेट चीज है। बेटा ये क्रंच पैराग्राफ एक सेपरेट चीज है, थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में लिखते होते हैं, ओके। क्रंच पैराग्राफ एक सेपरेट चीज है, ओके सर। इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं लिखना। ओके इसीलिए तो मैंने कहा है कि इसको हमने अलग से लिखना है, ओके। मेरी बात को आप गौर से सुनते हैं। ओके ओके सर ओके सर। अच्छा क्रंच पैराग्राफ में हमने क्या देना है? डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो, ठीक है। और इसके जो वर्ड्स हैं वो आपके 80 वर्ड्स हैं, इन सब बातों के जो मैंने सारी बातें की। कितने हैं जी? 80 वर्ड्स। और एक मजे की बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नहीं भी लिखेंगे क्रंच पैराग्राफ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बात आपसे पूछी ही नहीं गई, ओके। अगर आप क्रंच पैराग्राफ नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ओके जी। हाँ जी, क्वेश्चन भैया एंड पे दीजिएगा प्लीज, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, अब क्रंच पैराग्राफ के बाद आते हैं वेरिएबल पैराग्राफ, जिनको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। क्रंच पैराग्राफ के बाद क्या आते हैं? वेरिएबल पैराग्राफ जी, जिसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ के बेटा जी तीन हिस्से हैं। इनको वेरिएबल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें लिखते हैं टॉपिक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। कॉजेस को थ्रेट्स भी बोलते हैं, रीजंस भी बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं, इम्पैक्ट्स को कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं, रेमिफिकेशंस भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है जिनके, ठीक है। लेकिन असल में यही इनकी जो आप कहते हैं ना एसेंस है, वो यही है कि कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस। और लास्ट पे जाके हमारा एक पैराग्राफ होता है जो है आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ। अब
इसके वर्ड्स भी वही होते हैं बेटा जी, 120 से लेके 150 वर्ड्स तक, ठीक है, मैक्सिमम। अब थोड़ा सा समझे, मैं अब इमेजिन करें कि इंट्रोडक्शन में आपने 150 वर्ड्स दिए और कंक्लूजन में भी आपने 150 वर्ड्स दे दिए, इसके अलावा क्रंच पैराग्राफ में आपने 80 वर्ड्स दे दिए, अब टोटल ये बने 380 वर्ड्स। अब आपने अपना ऐसे लिखना है 1500 वर्ड्स का, जो आपको एग्जामिनर ने कहा। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक चीज नोट करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा, अगर देखो ना, अगर आप 2 घंटे भी आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम आप 1000 से 1100 वर्ड्स लिख सकेंगे, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकेंगे। तो इसका मतलब है अगर हमने 380 वर्ड्स लिख लिए हैं तो पीछे जो आपके मैक्सिमम 700 प्लस वर्ड्स पड़े हुए हैं, तो उनको हमने कैसे पूरे करना है, इन बॉडी पैराग्राफ की मदद से, ठीक है। अब जो बॉडी पैराग्राफ है वो बेटा, जो 1500 वर्ड्स के लिए आप जा रहे हैं, तो वो 80 टू 100 वर्ड्स का होगा, ठीक है, एक बॉडी पैराग्राफ, एक बॉडी पैराग्राफ। और आपने कम से कम 8 बॉडी पैराग्राफ तो लिख के आओगे ना। अगर आप क्रंच पैराग्राफ नहीं देते हो तो फिर तो डेफिनेटली कम से कम, मैं जो आपसे कहता हूं कि 8 से 12 तक, चलो 12 नहीं लिख सकते तो कम से कम 8 तो लिखेंगे ना हम मिनिमम, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस लाजमी करना है। अब देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इस जिस तरह आपने कहा वोकैब एक्सप्रेशन, ये बेटा, मैं जब आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी एक माइनर सी गेम बन जाएगी। वो इसलिए क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन का सारा पैराग्राफ आपको लिखा लिखाया मिलना है, आपने जस्ट उसको मेमोराइज करना है और उसको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। वो एक ही पैराग्राफ है, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के लिए अलग से पैराग्राफ करवा रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ एक ही करवाऊंगा, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर करवाऊंगा, पूरी नॉलेज के साथ, ओके। तो इसलिए जो आपका वो कैब का मसला है, एक्सप्रेशन का मसला है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। फिर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी अपनी भी स्किल्स बिल्ड होना शुरू होंगे। अभी देखिएगा जी, क्योंकि अभी तो हमारी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अब देखिए, जब ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है हमारे ऐसे का, तो जब भी हमने ऐसे की तरफ मूव करना है तो सबसे पहले देखो, हम एक टॉपिक ले लेते हैं। अब देखिएगा बेटे, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। एक चीज और नोट कर लें प्लीज, जो हमारी आउटलाइन होती है ना, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका मेन हेडर्स, जिसको आप मेन हेडिंग्स बोलते हैं या, ठीक है, और एक हिस्सा है उसका सब हेडिंग्स का, ओके। अब देखो, एक टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक क्या है। अब देखिए, हम बड़ा आसान सा टॉपिक लेंगे जिसमें से डेफिनेटली आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। जैसा कि हमने टॉपिक लिया क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं, क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, इसके बाद अगर टॉपिक इसी 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 चीज को वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इन पाकिस्तान, challenges and way forward। बात वो सेम ही कर रहा है, जो अप्रोच हम ऊपर के लिए यूज करेंगे वही यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा माइनर सा फर्क होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है स्टेट ऑफ एजुकेशन, डिटेरियोरेटिंग स्टेट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इन पाकिस्तान, तो इसको भी हमने उसी वे में ही लेके चलना है। अब वो पता क्या कर रहा है, वो कभी कान को ऐसे पकड़ रहा है, कभी ऐसे पकड़ रहा है, कभी यहां से घुमा के लाके यहां से पकड़ लेता है। बेटा, एग्जाम में भी आपके साथ ऐसे ही करेगा, जैसा कि एसटीओ का पेपर देखा था आप लोगों ने, ऐसे का, एसटीए का, ठीक है। अब बच्चों को ऑलरेडी सिखाया गया था ये वाली स्किल। उसने क्या पूछा था वहां पे, उसने वाटर वाटर क्या क्या बोल के उसके बाद उसने कहा इसके चैलेंजेस मैनेजमेंट
और तो डेफिनेटली वही सारी चीजें थी कि वही कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस, सिर्फ नाम चेंज कर दिए उसने। ठीक है, उसने क्या किया, उसने नाम चेंज कर दिए। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, बात वो सेम ही पूछ रहा है, सिर्फ घुमा रहा है। अब एक बच्चा कहेगा जी वो सर ने तो हमें एजुकेशन क्राइसिस वाला करवाया था, यहाँ तो वो पूछ रहा है डिटेरियोरेटिंग स्टेट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, तो बेटा वही मतलब है इसका भी, कोई नई बात नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, अच्छा। अब जब आप, अब आपने मेरे साथ साथ चीजें लेके चलनी है ताकि हम इन चीजों को इंटरेक्टिव वे में कर सकें। ओके, अच्छा। अब देखिए, आपने एजुकेशन यहाँ तक, फॉर एग्जांपल आप में से ज्यादातर बच्चे जो बैठे होंगे उन्होंने 16 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की होगी, शायद कोई बीए वाले भी कोई बच्चे बैठे हों, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन सेक्टर में से तो गुजरे हैं ना, उनको ये भी पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, फिर इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, एवरीवन नोज। लेकिन इसको जस्ट स्ट्रक्चर्ड करना है हमने, वो देखिएगा कैसे। देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई एक टॉपिक मिल गया, आप क्वेश्चन, आप ये देखें, हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है, हम इस टॉपिक को भी प्रैक्टिस करें, यानी कि आपको कुछ समझ आ जाएगी, बाकी भी सेम इसी तरह से। क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है, टॉपिक की सेगमेंटेशन करना। जब आप सेगमेंटेशन कर रहे होंगे, इट मींस कि यू आर राइटिंग द मेन हेडिंग ऑफ योर टॉपिक। ऊपर बताया ना, आउटलाइन बता के आया ना कि आउटलाइन के दो हिस्से हैं, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। तो जब आप टॉपिक की सेगमेंटेशन कर रहे होंगे तो इसका मतलब है आप मेन हेडिंग्स लिख रहे हैं। अब टॉपिक की सेगमेंटेशन कैसे करनी है, देखिएगा बेटे, वही ऐसे का जनरल स्ट्रक्चर माइंड में लेके आओ। सबसे पहले आ जाएगा जी इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद अब क्या करें, अब ये देखो क्रंच पैराग्राफ बताया था, अगर तो आप चाहते हैं कि मैंने नहीं देना क्रंच पैराग्राफ तो निकाल दें, अपनी मेंशन में लिख, जो चीज ऐसे में नहीं लिखनी वो अपनी आउटलाइन में मेंशन नहीं करनी। ओके, इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर आप देना चाहते हैं तो देखो, एजुकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछे अपने स्टेटमेंट से, इज देयर एनीथिंग इन योर स्टेटमेंट दैट कैन बी डिफाइंड। क्या आपकी स्टेटमेंट में ऐसी कोई चीज है जिसको डिफाइन, इज देयर एनी कीवर्ड इन योर स्टेटमेंट दैट कैन बी डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा कीवर्ड है। क्राइसिस नहीं बेटा, बताएं कुछ ऐसा, पाकिस्तान को डिफाइन करना है आपने, क्या एजुकेशन सेक्टर को डिफाइन करना है, एवरीवन नोस अबाउट इट। तो इसका मतलब है कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनके अंदर डेफिनेशन नहीं होती, उनकी उनकी डेफिनेशन नहीं होती तो हम नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिन, ये मैंने जो दो यहाँ पे लिखी है, ओरिजिन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ये जरूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, नहीं। जरा सोचो, अब बताओ कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की इब्तिदा हुई है, ठीक है, तब से एजुकेशन सेक्टर चलता है। मैंने अगेन आपसे कहा है कि अगर आप नहीं दे सकते, बात को गौर से सुनना है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार क्रंच पैराग्राफ में जाके तो मैं कंफ्यूज ही होऊंगा, तो फिर आपने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं भी देंगे, उसने आपसे नहीं पूछा, उसने आपसे नहीं पूछा कि मुझे एजुकेशन सेक्टर का ओरिजिन दो, और अगर आप ओरिजिन दोगे भी तो पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर का ओरिजिन नहीं दोगे, ओवरऑल बताओगे। अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर बताओगे तो पाकिस्तान की नहीं बताओगे, ओवरऑल बताओगे, जहां पे जैसे वियतनाम है, सिंगापुर है, या जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे एजुकेशन ने कैसे चीजों को इंप्रूव किया। तो अगर आप इस चीज को नहीं लिख सकते तो फिर आपने इस फंडे में नहीं पढ़ना, आपने इसको रिमूव कर देना। ठीक है, अब देखिए, उसने आपसे पूछा था क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब एक मसला है, तो अगर वो मसला है तो डेफिनेटली उसके कॉजेज होंगे। तो मैंने क्या लिखा, देखो, कॉजेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही है, कॉजेज हैं, उसके बाद वही चीज चीज इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और फिर इसी तरह से सॉल्यूशंस
to revamp the education sector of पाकिस्तान। ठीक है, और लास्ट पे जाके क्या लिखते होते हैं? कंक्लूजन। तो ये आपने टॉपिक को क्या किया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, जिसको मैं बोलता हूं सेगमेंटेशन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं? सेगमेंटेशन। तो ये आपने कर लिया कि आपने अपने टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में दिया। ठीक है, कुछ बात समझ आई यहां तक? अब क्योंकि ये मैंने क्या किया है, ये डेफिनेटली हर टॉपिक को लेके आपने इसी तरह से सोचना है, हर टॉपिक को लेके। अगर एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में आपसे पूछ लिया गया तो वहां पे भी इसी तरह से आपने चीजों को लेके मूव करना है। अब सुनना बात को गौर से, ये आपने मेन हेडिंग्स बनाए। ठीक है, अब आप मेन हेडिंग्स डिवेल्प कर चुके हैं। हम अपनी हर क्लास में, याद रखना है बेटी, अपनी हर क्लास में हमने टॉपिक की सेगमेंटेशन करनी है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, हर क्लास में हमने ये करना है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट में, मैंने आपसे क्यों कहा कि 2 से 3 दिन में आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, तो उसकी रीजन ये है कि अभी मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। इन ये जो हमारे 3 to 4 क्लासेस हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर सिखा दूंगा, जो चीजें मेमोराइज करनी है वो आपको बता दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। तो अभी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखो, अब आप में से आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने माइंड को चलाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर सब हेडिंग नहीं देनी, क्रंच पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर सब हेडिंग नहीं देनी। तो फिर आगे जाके आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन सेक्टर के वो कौन से ऐसे रीजंस हैं, ठीक है, वो कौन से ऐसे रूट्स हैं जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर, जो क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर है, वो हमारा बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे लिखिए, इसको इस तरह से लिखो। ये क्राइसिस का वर्ड भी था हमारे पास। लुक एट दिस, इट्स कॉजेस ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे जो एजुकेशन क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, उसकी क्या वजूहात है, क्या वजह है? कौन बताएगा जी? कोशिश करें, कोई मसला नहीं। आपने ये नहीं सोचा मैं गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये नहीं सोचे। कोशिश करें, बताएं क्या है ऐसा। अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। यस प्लीज। रुखसाना, देखिए आप गुजरे हैं ना इस सारे के सारे चीजों से गुजरे हैं ना आप, ऐसी है ना? तो बताएं जरा, शाबाश। यस प्लीज। ऐसे कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सेक्टर इस वक्त बदहाली का शिकार है, डिटेरियोरेशन का शिकार है? यस बेटा, अजमत बोलो, मैं कह तो रहा हूँ, बोलो। अगर आप लिख के, सर मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। नहीं बेटा, ये नहीं आपने डिस्कस करना। आसिफ मुस्तफा, हमें यहाँ ये नहीं डिस्कस करना जी, ये जो आप कह रहे हैं प्राइमरी मिडिल, ये नहीं डिस्कस करना। ठीक है, ना ही आपके पास इतनी उसकी गुंजाइश है कि आप सर डिस्कस कर सकें। हाँ जी, एंड पे लें या फिर कोई टॉपिक? अच्छा ठीक है, हाँ जी, और क्वेश्चन बोलो जी, शाबाश। सॉरी, और सर बोलो। मतलब जो हमारी अभी तक जो स्टडीज हैं एंड ऑल दैट एजुकेशन, इसको जो मोस्टली डिस्टर्ब कर रहा है वो है सर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट। ओके, और बच्चे, और शाबाश, ये करप्शन वाला, बैड गवर्नेंस वाला, गुड, वेरी गुड, और बोलो, शाबाश। लिख के भेजो, लिख और के सर सर भेजो। और मिसमैनेजमेंट सिलेबस ओल्ड है, और सर आईटी और मतलब इनमें वो हम नहीं काम कर रहे। ओके, अब देखें, अब मेरी बात को सुनना है गौर से। आसिफ मुस्तफा, यस बोलो बेटा, शाबाश, जल्दी से, क्विकली क्विकली। सर इसमें जो इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छा ये चीजें जो है ना, मीन्स कि अब अगर इलिटरेट पेरेंट्स जो है वो अच्छा, चलो पढ़े चलो लिखे नहीं चलो, है या मैं अरेंज करवाता हूँ। अब सुनो मेरी बात को आपसे, मैं आपको अरेंज करवाता हूँ, आपके माइंडसेट को अरेंज करवाता हूँ। देखो, कॉजेस का मतलब है वो रीजंस। आसिफ कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलो। सर मैं बताना चाह रहा था एजुकेशन की क्राइसिस के रिलेटेड। सब तो ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा मसाइल है। इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं है। जो हमारे स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ पे रिसोर्सेज का बड़ा मसला आ रहा है। इसके अलावा ओके, जो अपर लेवल की मैनेजमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनको पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये अच्छा चीजें। ठीक है। अच्छा, अब आप बच्चों, आप लोगों ने सब ने सही तरह से
जो प्रॉब्लम है उसको, उसके कॉजेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन हमने इनको वर्ड्स देने हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना है। अब अपना प्लीज ये हैंड जो है वो आप पीछे कर लें। ये किसने किया हुआ था? आसिफ ही है। अच्छा, अब से देखिएगा बात को और से, मैं आपको कॉजेस बताता हूँ। ठीक है, आपने आपने सोचना है कि आया कि यही कॉजेस हैं। देखो, मैं आपको पहला कॉज बता रहा हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट है ना, जिस तरह अभी इस बच्चे ने कहा ना, ये आसिफ ने कहा जी कि वो ब्यूरोक्रेसी जो ऊपर लेवल की बैठी हुई है उनको पता ही नहीं मिसाइल क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रायोरिटी नहीं है। आपकी जो भी गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन उसकी प्रायोरिटी नहीं है। मानते हो इस बात को? उसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। वो कैसे जी? अभी भी ये जो अभी भी आपका इकोनॉमिक सर्वे आया 2025 से 26 का, उसमें क्या लिखा था कि 0.8% आपकी हुकूमत ने स्पेंड किया एजुकेशन के ऊपर। तो इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि आपकी प्रायोरिटी भी नहीं है। ये तकरीबन 900 समथिंग कुछ बनने ओवरऑल जो आपने बिलियन, ये 900 बिलियन बनते ओवरऑल जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, हर सूबे का भी मिला लें, सबकी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, जो यूनिसेफ कहता है, वो कहता है 4 to 6%। ये लिख लो अपने पास, 4 to 6% जो है। ठीक है, इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है कि 4 to 6% आपने अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करना है। हुकूमत कहती है नहीं, क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट डिसरिगार्ड ऑफ एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट डिसरिगार्ड करती है किसका? एजुकेशन सेक्टर। अच्छा, अब बात और सुनो। मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख दूंगा, अभी एक दफा सुन लो, मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं। मैंने जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ बता देने आपको। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी एक बच्चे ने कहा सर करप्शन है। फिर उसने कहा जी अनमैनेजमेंट। बेटा, अनमैनेजमेंट नहीं, मिसमैनेजमेंट होता है। तो करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। करप्शन क्या है? आप मेरिट पे टीचर्स को हायर नहीं करते तो करप्शन ही हुई ना। क्यों जी? और जो टीचर्स आते हैं वो डेफिनेटली अपनी एक पॉलिटिकल वफादारियों के साथ, लॉयल्टी के साथ आते हैं, और वो वहां पे अपनी लॉयल्टी, वो फिडेलिटी अपनी शो कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कंसर्न ही नहीं होता। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जिस तरह एक बच्चे का करप्शन है, तो वो डेफिनेटली वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरा पॉइंट। अच्छा, अब इसकी वजह से आप एक चीज और लिख सकते हैं। अभी आपके इकोनॉमिक सर्वे ने ही बताया कि मोर देन 26 मिलियन बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल। और यूनिसेफ ऑलरेडी बहुत देर पहले से आपको बता चुका है कि पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। अच्छा, खैर, इसके बाद तीसरे नंबर पे, डाइवर्जेंस ऑफ टीचर्स फ्रॉम देयर कोर ड्यूटीज। टीचर का काम पढ़ाना है जी। आप क्या करते हो? उसको कहते हो जाओ जाके वोटर रजिस्ट्रेशन करके आओ। 3 3 महीने टीचर गायब रहता है। जब इलेक्शंस आती हैं तो वोटर रजिस्ट्रेशन इलेक्शन से पहले करवाते हो, फिर उसके बाद दूसरे काम उसके आप उसके जिम्मे लगा देते हो। वो जी क्या है जी, वो फलां बंदा टीचर है, उसकी ड्यूटी लगी है इलेक्शन पे। तो ये क्या है? आप डाइवर्ट कर रहे हो अपने टीचर को। उसका काम पढ़ाना है। अगर वो 2 से 3 माह बाद जाके अपनी क्लास में जाके देखेगा उसने क्या पढ़ाना है वहां जाके, बच्चों की तब बेस भी डेवलप नहीं हुई होती। मुझे याद है इसी तरह से मेरे मैट्रिक के, हमारा मैट्रिक था 9th में, मैंने हिफ्ज किया था तो वो क्लासेस मिस की। 8th के बाद आया, आगे से इंग्लिश मीडियम था। अब चीज़ों की समझ नहीं आती थी, गवर्नमेंट स्कूल था। वो जी हमारे जो सर थे, उनकी ड्यूटी लगा दी एज अ सुपरिटेंडेंट। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है एक सुपरिटेंडेंट के तौर पे, उन्होंने 8वीं के एग्जाम्स जो हैं वो करने थे। ठीक है, अब वो जनाब जब तक एग्जाम चलते रहे वो आए नहीं। तो टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड ही नहीं बन पाता यार। ठीक है, जिसकी वजह से एक चीज और लिखो। ये मैं नहीं कह रहा, आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि तकरीबन 75% 75 से लेके 77%, 77% अंडर 10 years ओल्ड स्टूडेंट्स, 10 साल से कम बच्चे, दे कांट राइट एंड रीड उर्दू प्रॉपरली। कि वो ना प्रॉपरली उर्दू लिख सकते हैं ना उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रीडिंग मटेरियल भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, घबराना नहीं है। सिर्फ और क्या याद करना है, किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। अभी जस्ट थोड़ी बातें सुन लो। फिर और क्या मसला है?
और क्या रीजंस है? द अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम। ओ भाई, एक आपका सिटी स्कूल में जाओ कुछ और पढ़ा रहे हैं, टाट वाले स्कूल में जाओ कुछ और पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से एचिसन में कुछ और पढ़ा रहे हैं, मदरसों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो यार आपका तो एक स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, और जी और भी बड़े सारे मसाइल हैं। जैसे आपने जो कहा ना, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं जी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बेटा जब आप गवर्नमेंट डिसरिगार्ड की बात करोगे तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बताना कि भाई ड्यू टू इनसुफिशिएंट फंडिंग जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वही नहीं प्रोवाइड की जाती स्टूडेंट्स को। ठीक है, कुछ आपके जो पॉइंट्स है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चलो, अब आपने ये बता दिया, अब जरा थोड़ा थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग से। आपने रीजंस बता दिए, चलो जी, लेट अस मूव टू इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं? ओ भाई, देखो ना, हम इकोनॉमी मेल्टडाउन चल रही है सिंस 1947। अब मेरी बात सुन ले बेटा, बाद में बात कीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। 1947 से लेके अभी तक आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है। वो स्किलफुल लेबर ही नहीं है आपके पास। आज भी सी पैट के ऊपर भी मोर देन 70% चाइनीज काम कर रहे हैं। जो आपकी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपका एजुकेशन सेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो होना ही होना है। फिर उसके बाद क्या है? जो जेंडर इनइक्वेलिटी है, इसके साथ साथ पॉवर्टी है कि नहीं है? फिर जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों जी? सोशल इश्यूज होंगे ना, मॉब लिंचिंग होगी। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट्स है ना, इससे क्योस बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारे के सारे दीज आर द इंपैक्ट्स। और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की वजह से कि आपका एजुकेशन सेक्टर का क्राइसिस चल रहा है, इसके ये इंपैक्ट्स हैं। अब अगर आपने सॉल्यूशंस बताने हैं तो बेटा बड़ा इजी है, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई थी उन्हीं के ऑपोजिट सोचो। आपने कहा था गवर्नमेंट डिसरिगार्ड करती है, और इसके लिए आपने कहा था क्योंकि वो फंडिंग नहीं देती। तो मैं कहूंगा इंक्रीज फंडिंग, कि भाई गवर्नमेंट वालों फंडिंग बढ़ा दो, हायर क्वालिफाइड टीचर्स, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। क्यों जी, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसी है ना? ठीक है। इसी तरह से प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी। हम्म। तो सॉल्यूशंस ही बताने हैं ना। अब मैं बताओ, जब हम बेटा अभी हम स्ट्रक्चर पे गए हैं ना। सर एक सोल्यूशन इसका मुझे ये लग रहा है कि हम्म, सर जैसे हमें मतलब स्टिल अभी हमारे लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अभी भी ना वो खत वगैरह पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सर खत तो हम पढ़ते थे कोई मतलब हमारे दादाओं के जमाने में। तो सर हम्म, जो हमारा मॉडर्न है, तो मुझे लगता है कि वो जो पुराना है ना सिलेबस, उसको खत्म करना चाहिए। अब खत नहीं इस्तेमाल होते, तो इन चीजों को खत्म करके न्यू चीजें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए यस स्टूडेंट्स को, रुखसाना, जब वो अपने प्रैक्टिकली चीजों को। जी दिस सर। टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड। यस, आप सही कह रहे हैं। अभी लास्ट पे क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी मैंने आगे काम करवाना है। अच्छा, अब देखो, ये क्या हुआ, आपकी एक आउटलाइन डेवलप हो गई। ठीक है, बस क्या हुआ जी, आपकी यहाँ पे आउटलाइन डेवलप हो गई। अच्छा, यही सारे के सारे पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी दूसरी स्लाइड पे लिखे हुए पड़े हैं, ये मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ जी वहां से उठा के। तो ये देखो, ये आपने आपको इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगा, सो इसलिए घबराना नहीं है। ओके, ये ना सोचिएगा कि वो जी नोट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जी, ये थे आपके कॉसेस। ठीक है, ये क्या है? ये आपके कॉजेज है। अभी हमारी ना एक क्लास आपके साथ में रखूंगा बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि कुछ जब आप बॉडी पैराग्राफ पे हम जाएंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे 2 से 3 सेंटेंस आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, वो भी सिखा दूंगा, फिक्र नहीं करना। तो उसमें फिर आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करते हैं, आपने कौन सा सेंटेंस बनाना है, फ्रेज क्लॉज, ये आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये एक क्लास में हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये मसले की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये चार वही वाले हमने कॉज बता दिए। ओके, इसी तरह से अगर हमने इम्पैक्ट्स की बात करनी हो तो वही इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, पॉवर्टी है, ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सॉल्यूशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये क्या हुआ, हमारी आउटलाइन डेवलप होगी। अब आप डेफिनेटली जब मैं आपको रीडिंग मटेरियल दूंगा तो आप कल की क्लास में इसको कंप्लीट करके लाओगे। आगे बढ़ते हैं। जब ये आपने दे दिया ना बेटे, नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं,
बहुत बहुत सारा, बहुत ज्यादा रीडिंग मटेरियल नहीं होगा। एक आर्टिकल एक आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल, ऐसे कंप्लीट। डोंट वरी यार, मुझे पता है, फिक्र ना करो। अच्छा ये देखो, अब आपने जाना है इंट्रोडक्शन के ऊपर। लुक एट दिस, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बेटा जी अटेंशन ग्रैब, ठीक है। अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आपने एक जनरल बात स्टार्ट करनी है और उसको स्पेसिफाई करके अपने टॉपिक के साथ लिंक कर देना, ठीक है। जनरल अटेंशन ग्रैबर में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसा कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम अपने टॉपिक के साथ लिंक कर देंगे, यानी कि कान को ऐसे नहीं पकड़ना, इधर से लाके पकड़ना कान को ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप कोटेशन दें, ठीक है, तो डेफिनेटली उस कोटेशन को एक्सप्लेन करके आप अपने टॉपिक के साथ लिंक कर देंगे। लेकिन हमने जो बाकी चीजें हैं, कोटेशन, एनेक्डोट, वो नहीं करना, हमने उसकी जनरल स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये कर दिया तो फिर उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन के बाद आपने क्या कर देना है, लास्ट पे जाकर अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर देना है। रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन में हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन रेस होता है ना कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन में क्या लिखेंगे? वो वही जो ऊपर आउटलाइन बना के आए हो, वही वही कॉजेस बताओ, वही इम्पैक्ट्स बताओ, वही सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ। अब जरा आओ नीचे, ये जो मैंने आपसे कहा था कि भाई नोट कर लो, किया था भाई? किस किस ने किया है? सॉरी, किस किस ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या किसी ने नोट किया हो? लुक एट दिस, ये है आपका अटेंशन ग्रैबर जी। पढ़ो पहले इसको और इसको क्या करना है? याद करना है, याद करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे टॉपिक इसको फिट होगा। इसको क्या करना है बच्चों? याद करना है, इसको याद रखो। इसमें एक भी वर्ड्स की हेर फेर नहीं करनी, लिख लिख के इसको याद करो, कोई मसला नहीं, 2 से 3 दफा डेली लिखो। ठंडक होगी। अच्छा, 2 से 3 दफा, 4 दफा, जितनी दफा मर्जी, लेकिन इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं करना कोई वर्ड। The founders of Pakistan strived and sacrificed their lives for an independent country where everyone would be provided with a secure and prospering environment in which they could perform their economic, political, social, and religious activities free from subjugation by any alien authority. The speeches and mantras of political leadership were a testament to the development of the people oriented state structure. Since its inception in 1947, Pakistan has been grappling with the crisis of good governance. ये हमारा टॉपिक था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक है, क्या है आपका टॉपिक यहाँ पे? क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ऐसी है? क्यों जी? ऐसी है ना बच्चों, ये लो भाई, क्राइसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर। अगर वो कहता पॉवर्टी के बारे में लिख दो, तो फिर पॉवर्टी, क्राइसिस ऑफ पॉवर्टी नहीं लिखते, फिर सिंपल आपने कहना है कि पाकिस्तान हैज बीन ग्रैपलिंग विद द पॉवर्टी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अगर वो कहता जेंडर इनइक्वालिटी, तो आपने कहना था जेंडर इनइक्वालिटी। अगर वो कहता इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो आपने यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में लिख देना था। वाटर क्राइसिस के बारे में कहता तो वाटर क्राइसिस के बारे में यहाँ पे लिख देना था। अगर वो आपसे एथनिक और जो आपके सेक्टेरियन डिवीजन के बारे में कहता तो आपने यहाँ पे बस अपने टॉपिक का नाम लिखना था। तो 20+ टॉपिक बेटे, ये आपके पास जो गिवन है, इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक के ऊपर ये एज इट इज फिट होता है, ठीक है। और डेफिनेटली इंट्रोडक्शन का हमारा एक ही पैराग्राफ है, तो हमने एक ही दफा याद करना है। हाँ, ऐसा नहीं है हर टॉपिक के लिए हम डिफरेंट याद करें, जो आपको भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं है इन 10 दिनों में, 10 से 15 दिनों में, ठीक है। वो नहीं है पॉसिबल, तो फिर बेस्ट उसका सोल्यूशन क्या है? इसमें, ठीक है। इसको पढ़ के देखो यार, अभी मैं आगे जाके जब इसको कंप्लीट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कोई तो मसला ही कोई नहीं ठीक है। तो हमने
पाकिस्तान की डोमेन में कोई भी टॉपिक आ जाए, देखो ना, है तो सोल्यूशन ही ना। इकोनॉमिक मेल्टडाउन हमारा सिंस 1947 से चल रहा है, एथनिक डिवीजन, सेक्टेरियन डिवीजन तब से चल रही, पॉवर्टी तब से है। वाटर के ऊपर पहली जंग हुई थी 1947 में, आई थिंक हुई थी ना, जब वो फिरोजपुर, वो जो आपके इंडिया वाले पंजाब में उन्होंने अपना पानी रोक लिया था। ठीक है। और एक मजे की बात बताऊं, फ्लड्स का मसला भी तब से चल रहा है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है सिंस 1947 से लेके अभी तक, किसी क्राइसिस को हमने रिजॉल्व किया ही नहीं है। ओके, बात समझ आ रही है बच्चों? अगर वो गवर्नेंस के बारे में पूछ लेगा तो वो भी तब से ही मसला है। डेमोक्रेटिक जो आपकी एक रिसेशन है, डेमोक्रेटिक जो डेफिनेटली जो मिलिट्री और आपकी ये पॉलिटिशियंस की एक जो इंटरफेरेंस है, या जो मिलिट्री की इंटरफेरेंस है, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो वो भी एज इट इज फिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा पहले बताओ, ये याद कर लोगे ये वाला? जरूरी नहीं है, अगर आप सीएसएस का ऐसे भी लिखने बैठे हुए ना तो ये लिख के आ जाना, कोई मसला नहीं है, आपको फेल नहीं करेगा। यस सर। हाँ जी। अब देखो, जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे, लुक एट दिस। अच्छा, अब चलो, जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे जी, आगे जाके मैंने आपसे कहा रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन। अब सुनना बात को गौर से। मैंने कहा यार, अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट एजुकेशन क्राइसिस, ठीक है, shows harrowing facts। कि एक डिटेल स्टडी किस चीज के बारे में, एजुकेशन क्राइसिस के बारे में क्या करती है, शोज हार्मिंग फैक्ट्स। ओके। अच्छा, अब उसके बाद आपने बताना है कौन कौन से हार्मिंग फैक्ट्स हैं, बताओ। व्हाट आर द हार्मिंग फैक्ट्स, अभी आपने लिखे थे ना ऊपर, यही थे ना? क्यों जी, ये मैं इसका ये खत्म कर देता हूँ। एंड absence, government's disregard of education sector, mismanagement of resources and corruption, diversion of teacher from their core duties, and absence of standardized curriculum। ठीक है। गवर्नमेंट डिसरिगार्ड, देखो मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो गौर से। अगर उसने पूछा एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में, तो सिर्फ यहाँ पे ही चेंज आना है, बाकी ये लाइन एज इट इज लिखोगे। आगे उसने अगर आपसे पूछा तो ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे अगर उसने एग्रीकल्चर के कॉजेज पूछ, अगर वो आपसे कहता एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है, तो वहां पे यहाँ पे उसके कॉजेज आ जाने थे। क्यों जी, आ जाने थे कि नहीं आ जाने थे? मिसाल के तौर, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर यस मैं विश बेटा बोलो। सर जैसे आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में जब ये लिखने हैं तो वो हम सारी क्लोजेस लिखेंगे या 3 to 4 मेल जो हाँ होंगे जी, बस हाँ वही जी, हाँ लिखेंगे। जी, आप दो भी लिख सकते हो, तीन लिख दो, नो इशू। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये मुश्किल नहीं है, आप यही वो चीज पीछे बना के आए थे। ओके मैं विश। अच्छा, अब उसके बाद आगे सुनो। देखो मैं मिसाल देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऊपर वाली लाइन तो वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ टॉपिक को लिंक कर देना है कि क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कहोगे अ डिटेल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, या क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर शोज हॉररिंग फैक्ट्स। और उसके बाद आप बताओगे कौन कौन से हैं, लैंड फ्रेगमेंटेशन है, जेंडर इनविजिबिलिटी है, आरती ट्रैप है, ठीक है। आप कहोगे कि दीज आर द थ्रेट्स या दीज आर द कॉजेस एडिंग फ्यूल टू दिस क्राइसिस। ओके। और उसके बाद आगे देखो, with reference to obstinate facts, there are a number of factors। अब पता क्या है, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये मैं अपने इम्पैक्ट्स के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ जी, कि ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए है, इम्पैक्ट्स के लिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, विद रेफरेंस टू ऑब्स्टिनेट फैक्ट्स। अब आपने ये एज इट इज लिखनी है ये लाइन। अगर आप यहाँ पे देना भी चाहें ना, अगर आप इम्पैक्ट्स के नाम भी देना चाहें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंक्लूडिंग लिखना है, ठीक है। मैं ये आपको समझा रहा हूँ, अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, ऊपर आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखो इंक्लूडिंग, अभी ये डैट को निकाल दो। मैंने कहा विद रेफरेंस टू ऑब्स्टिनेट फैक्ट्स देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, देखो कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन, यही बताया था, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, एंड, मैं सारे नहीं लिख रहा, एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो मैंने यूज की ना, लिविंग ब्लीक मार्क्स ऑन द सोसाइटी, ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ओके, अब आपने जस्ट, आपको समझ आ गई ना कि कहाँ पे आपने चेंज करना है। आपने जस्ट अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अगर आप ये लिखना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी इनफ है, आप जस्ट ये लाइन लिखें, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, यहां तक जब आपने लिख दिया, फिर आपने बताना है कि हाउ एवर। अब हम क्या बताएंगे बताओ, हाँ, अब हमने क्या बताना था। देखो मैंने सिर्फ 3 सेंटेंस लिखे हैं, और उसमें भी आपने, अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो ऊपर वाले को तो डेफिनेटली आपने सिर्फ अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ले जाना है, कि वहां पे जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो उसके पॉइंट्स वहाँ टॉपिक के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके डेफिनेटली चीजें थोड़ी सी एज इट इज रहेंगी। अगर आप नहीं, अगर आप देना चाहेंगे पॉइंट, अगर आप एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट्स देना चाहते हैं, तो जरा सोचो हाँ, एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट्स क्या है यार, यही इम्पैक्ट्स होंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर बुरी चल रही है तो इकोनॉमी कैसे अच्छी जाएगी, बोलते नहीं हो। एग्रीकल्चर बुरी चल रही है तो पॉवर्टी होगी, एग्रीकल्चर बुरी चल रही है तो जेंडर इनइक्वालिटी होगी, एग्रीकल्चर बुरी चल रही है तो क्राइम आएगा, एग्रीकल्चर बुरी चल रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन में जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। क्यों जी, बोल दे रही हैं। आगे जाके आपने सॉल्यूशंस देने हैं, तो सॉल्यूशंस के लिए हम देखें, क्या सॉल्यूशंस बताए थे मैंने आपको, इंक्रीज फंडिंग, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एंड हायर
qualified teachers can all this deterioration. क्यों जी? अब यहाँ पे आप अगर अपने एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में बता रही हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे सोल्यूशन से यही चीजें ऐड चेंज होगी ना, बाकी तो एज इट इज रहेगा। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है वही डिस्ट्रक्शन, कैटाक्लिज्म, वही उसी सेंस में यूज होता है। ठीक है, और लास्ट पे जाके आपने अपने पैराग्राफ को क्या करना है जी, कंक्लूड करना है। अच्छा, अब लास्ट पे जाके जब आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे तो देखिए, मैंने कहा जी देयरफॉर, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी हैंस दस जो मर्जी यहाँ पे यूज करें, कोई मसला नहीं। समटाइम नहीं भी यूज करते तो फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक है, तो देखो, अब देखो मैंने क्या क्या, इसको मैं थोड़ा सा और इफेक्टिव बना देता हूँ। विद टाइमली collective actions the nation can stop this crisis। ठीक है, क्यों जी? हाँ जी, ये लाइन तो आपने एज इट इज यूज करनी है, इसमें तो कुछ चेंज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमने यूनिवर्सल लाइन यूज की है। यूनिवर्सल का मतलब है जहाँ पे भी आप कहना चाहते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को रोका जाए, तो वहां पे कंक्लूजन में ये लाइन लिख दें, आपकी बात खत्म हो जाए, कंक्लूड हो जाएगी। ओके, बात समझ आई जी? अब आपको लगता है कि ऐसे क्लियर कर लोगे? क्यों जी? आप कोई भी पेपर उठा के देखो, वन पेपर, उसमें उन्होंने एक टॉपिक लाजमी क्राइसिस में से पूछा होता है, लाजमी क्राइसिस में से पूछा होता है। ठीक है, और ये जितनी रिक्वायर्ड लिमिट है आपकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, अच्छा ये ना चीज़ें शार्प होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो इसमें से, अभी तो क्योंकि आप लोगों ने मेमोराइज करनी है, ठीक है, तो इसमें से आपको आगे चीज़ें और भी बताता जाऊंगा। ओके, चीज़ें आपकी शार्प होती जाएंगी, क्योंकि हमने ये ऐसा, अब आपने डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों को जब आप याद करेंगे, तो कल जब हम क्लास में आएंगे, कल जब हम डिस्कस करेंगे, तो हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, और पहले हम इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या इनमें उन टॉपिक को हम लेके चल सकते हैं, इनमें कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये बातें आपकी बार बार रिपीट हो रही होंगी, और उसके साथ साथ आप डेली लिख भी रहे होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं अगेन सबको कहूंगा कि ये लिख लिख के याद करनी है। ओके, किस तरह से याद करनी है जी? लिख लिख के याद। यस बेटा, सब कुछ लिखना सिखाऊंगा, सब कुछ लिखना सिखाऊंगा, फिक्र नहीं करो। बॉडी पैराग्राफ ऐसा लिखना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे मुझे। अच्छा जी, तो अब मेरी बात सुने गौर से। मैं एक आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ जी, ठीक है, असाइनमेंट है हमारी एग्रीकल्चर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अब मेरी बात सुनिए गौर से। अभी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर वो लंबा लंबा पढ़ने को, तो
नहीं बेटा, कोई लंबा लंबा पढ़ने को नहीं है। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी एक आर्टिकल है, सिर्फ एक आर्टिकल। उसको हमने क्या किया है, हमने उस आर्टिकल को उठा के डाला एआई पे, उसे कहा यार इसके इजी वर्ड्स कर दो, ताकि आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो एक आर्टिकल के कितने कीवर्ड्स होंगे, उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको आपने नोट करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं फैक्ट्स एंड फिगर में। तो जो भी उसमें फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो, इसके अलावा एग्रीकल्चर क्राइसिस के ऊपर पिछले साल 7 सेंसस की रिपोर्ट आई थी। तो हमने जो आपको मटेरियल देना है वो सिर्फ उस 7 सेंसस की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें भी जो फैक्ट्स एंड फिगर होंगे वो आप नोट करेंगे। ओके, तो इसको भी लेके जाने का तरीका वही है कि इंट्रोडक्शन, फ्रेंच पैराग्राफ, इसमें आप क्या देंगे, कुछ भी नहीं है कि एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे, नहीं, जरूरत नहीं है। ओरिजिन बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको, मेरी जो सजेशन है, फ्रेंच पैराग्राफ को निकाल दो, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है फ्रेंच पैराग्राफ की। ओके, हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो फिर डेफिनेटली इसके लिए आपको 80 वर्ड्स देने पड़ेंगे, और एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आपकी ये पैराग्राफ पढ़ने वाले के ऊपर बुरा इंप्रेशन डाल गया, क्योंकि अगर आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे आपने बुरा कर दिया, तो डेफिनेटली एक बैड इंप्रेशन डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि निकाल दें इसको। अच्छा, लेकिन करना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं। जहां तक बात है, हाँ, प्रैक्टिस में करें, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो फिर आप वहां पे भी कीजिएगा, प्रैक्टिस में लाजमी करो। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने वही क्रंच पैराग्राफ, इसका वो क्या आ जाएगा, इसकी ओरिजिन आ जाएगा, इंपॉर्टेंस आ जाएगी। उसके बाद वही कॉजेस ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस, इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस, फिर इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस। इसी तरह से फाइनली आपने लास्ट पे जाकर कंक्लूड कर देना है, और फिर इसी के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स को पुट करते जाना है जो सब हेडिंग्स बनाएंगी। तो इस तरह से आपकी आउटलाइन बन जाएगी। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर वाली मैंने आपको कंप्लीट नहीं करके दी, या आपने खुद कंप्लीट कर दी। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी, यही इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, बस यहाँ पे आपने मॉडिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर क्राइसिस। करके लाओगे? हाँ जी, जल्दी से यार, जल्दी से, मेरी नेक्स्ट क्लास है। बोलो ना यार, कोई क्वेश्चन करना है आपने? अच्छा जी, चलो, ओके, गुड हो गया। ये आपके साथ हमारी बेटा, ये फर्स्ट क्लास थी जो मैंने आपको बताया था कि ये फ्री है। ठीक है, ये मैडम का नंबर है बेटे। ठीक है, और इस पूरे के पूरे जो सेशन की हमारी फीस है वो है 5 की। ओके, तो आप कल की क्लास से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं, सर ये कितने दिन का सेशन है? बेटा आपकी एग्जाम्स तक चले, आपकी एग्जाम्स तक चले। ठीक है, डेली सर क्लास। मैं तो एग्जाम बहुत लेट है, मैं तो जस्ट अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए ये सेशन लेना चाह रही थी। क्या कह रही है? सर मेरे एग्जाम्स तो मैं पता नहीं आप किस एग्जाम के लिए ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैं तो बस अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, ऐसे में खुद को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो ये ज्वाइन करना चाह रही थी। डेफिनेटली बेटा, ये इम्प्रूवमेंट लेके आएगा ना, ये आपकी स्किल्स को एनहांस करेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। जी जी ठीक सर, है, उसी लिए मैंने पूछा है कि वो पेपर्स कब तक है जिनकी आप ये हाँ, अगर प्रिपरेशन अगर अभी देखिए स्टार्ट। देखिए देखिए, अगर आप में से बच्चे जो हैं जिन्होंने नहीं कोई एग्जाम देना, तो आप हमारा 4 to 5 मंथ्स का सेशन ज्वाइन करें, जो कि कम्प्रिहेंसिव है, जिसमें हम फर्स्ट 2 मंथ्स बेसिक टू एडवांस ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, वो कैब के ऊपर काम करते हैं जी, पहले 2 मंथ्स में। ठीक है, और उसके बाद हम मूव करते हैं ग्रेजुअली एसे, पैसे और कंपोजिशन की तरफ। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो वो कर लें, उसकी हमारी पर मंथ के अकॉर्डिंग फ़ी है 5,000 पर मंथ। ठीक है, इसकी टोटल फ़ी जो है जी वो 5,000 है। ठीक है, और आपके ये, क्योंकि ये हमारा असिस्टेंट कोऑपरेटिव एंड प्लस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए हमने ये सेशन अनाउंस किया है, तो इसमें आपको मटेरियल और ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जी। सर जो वो सेशन जो आप बता रहे हैं 4 to 3 मंथ्स वाला, 3 to 4 मंथ वाला, उसकी भी फीस आप काइंडली बता दें। 5,000 पर मंथ है बेटे।
वो आपको मैडम बता देगी, इसी नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें इवेल्युएशन बेटा ओके इसी सर, फी थैंक यू। अच्छा, जो चेकिंग है वो इसी फी में होनी है। आपकी चेकिंग इसी फी में होनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं चार्जेस देने हैं आपने। आप क्या करेंगे, आप अब जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आप क्या करेंगे, उसको अपने हाथ से लिखेंगे। ठीक है, उसको अपने हाथ से लिखने के बाद डेफिनेटली कैम स्कैनर से उसका पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ को आप मुझे सेंड करेंगे। जिस तरह ये देखिए मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है, वैसे ही आपकी असाइनमेंट लाइव ओपन करूंगा और लाइव चेक होगी। ओके, आप कल लिख के लेके आइएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। सर ये इस सेशन में आप जस्ट ऐसे करवाएंगे या प्रेसी भी बेटा सिखाएंगे? इसमें मैं जस्ट ऐसे करवाऊंगा, इसमें मैं जस्ट ऐसे करूंगा। जो हमारा कंप्रिहेंसिव सेशन है उसमें मैंने आपको बता दिया है, वो 4 to 5 मंथ्स का है, उसमें सब कुछ है। तो वो आप मैडम से रब्ता करके वो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। वो अभी हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है, अभी उसकी 4 क्लासेस हुई हैं, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ओके है जी। यस मुस्तफ़ा बेटे बोलो जल्दी, शाबाश क्विकली, क्योंकि मेरी नेक्स्ट ऑलरेडी 12 मिनट निकल गए हैं देखिए, यार। तो आपका बहुत ही अच्छा मतलब सेशन मैंने, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था तो मेरे लिए बस काफी। मैंने एक चीज कंफर्म कर ली थी कि एक दो मैंने ऐसे लिखे हैं एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस का भी क्लियर किया था। और वही हाँ मैंने जब एसईओ को लिखा था उसमें 2 नंबर से मुझे उसने फेल कर दिया 48। और ये मैंने जितना भी सुना है वो कहते हैं कि आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी हो ना, तो दूसरा जो है मवाद जो डाटा है तो वो चल जाएगा, लेकिन आउटलाइन बहुत अच्छी लिखेगी और हर पैरे में जहाँ भी आप प्रॉब्लम में पॉइंट में कोई पॉइंट लाद के दे, अच्छा, तो आप वो आउटलाइन की बात करें ना, आउटलाइन बहुत अच्छी हुई, यही आपका क्वेश्चन था। तो यस बेटा, हम आउटलाइन जिस भी ऐसे के लिए बनाएंगे, एक कंप्रिहेंसिव आउटलाइन बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बच्चों ने, ट्रस्ट मी, जस्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था ना पीपीएससी का, एसटीओ का, किसी के 58 मार्क्स हैं, किसी के 65 हैं। अभी आपके ये जो आप देने जा रहे हैं असिस्टेंट कोऑपरेटिव के लिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं लिया से। तो अ, वहां पे अ, उनके कजन ने फर्स्ट टाइम ऐसे पास किया और 65 मार्क्स के साथ। तो वो क्या कर रही हैं, वो बेटे इंडिविजुअल बेसिस क्लासेस ले रहे हैं। आपकी क्लास से पहले उनकी क्लास होती है। ठीक है, सिर्फ ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कोऑपरेटिव के लिए उन्होंने भी एग्जाम देने हैं ऐसे का। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह हम जिस भी ऐसे की बात करेंगे आपको आगे जाके मैं एसेस भी दूंगा। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका जब ये कवर हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर कवर, हमने स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है। जैसा कि आज आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ सीखा, अब कल आप जब मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो डेफिनेटली मुझे आइडिया होगा कि यस यार, इस बच्चों को समझ आई है और उन्होंने मॉडिफिकेशन भी सही की है एग्रीकल्चर क्राइसिस वाले टॉपिक की। ठीक है, कल हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि बॉडी पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और बॉडी पैराग्राफ में देखेंगे क्या चीजें हैं, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो कंक्लूजन तो हमारा बहुत ईजी है। उसमें तो जिस तरह ये एक पैराग्राफ है, कंक्लूजन का भी एक ही पैराग्राफ है। इसमें तो फिर भी आपको ज्यादा टाइम मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है। कंक्लूजन में तो बिल्कुल भी नथिंग, बियरली उसकी उसमें मॉडिफिकेशन है, ना होने के बराबर, जिस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कल की क्लास से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मैडम आपको जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डेफिनेटली जो हमारी मटेरियल की पीडीएफ है, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, सिर्फ एक एक आर्टिकल है। ठीक है, और आपने जो आपने अपनी असाइनमेंट शेयर करनी है मेरे साथ, वो ये मेरा नंबर है जी, इस व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। ठीक है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेटर का नंबर है, नीचे वाला ये मेरा नंबर है, आप इस पे शेयर करेंगे। लाइव हम यहाँ पे ओपन करेंगे जी। ठीक है, तो फर्दर अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। ओके है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।